हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। आज के सेशन में दृष्टि आईएएस यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किया गया है। ठीक है, राज्य सूची में इसका उल्लेख है और इसका पार्ट है 9B। ठीक है, और 9 जो है वो है पंचायतें, सॉरी केवल 9 है पंचायतें, और 9A है नगर पालिका, और 9B है सहकारी समितियां। और ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, सॉरी 97th अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया था। 97th अमेंडमेंट 2011, इसमें दो चीज़ें हुई थी। एक तो पार्ट जो है वो 9B जोड़ा गया और एक आर्टिकल 43B जोड़ा गया था। ये दो चीज़ें हुई थी। ठीक है, और आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। 3 अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, 3 जगहों पर इसमें अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल अधिकार बना दिया। ठीक है, ये वही 97 में हुआ। क्या हुआ? एक तो 19A के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया, 9B पार्ट में शामिल किया गया, और 43B के तहत ये जो है DPSP में शामिल कर लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा C। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति विशेष रूप से केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है? इसका आंसर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है वो केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। बाकी लोक लेखा समिति, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और इनका सदस्यों का जो चुनाव होता है वो संसद द्वारा होता है, 1 साल के लिए होता है हर साल, और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके इनका इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, दूसरा है महिला सशक्तिकरण समिति। ये 1997 से शुरू किया गया है, ये पहले नहीं था, और इसमें वही 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, फिर SC और ST कमेटी, इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें भी जैसे महिला की तरह, महिला कल्याण की तरह 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और तो इसका मतलब हो गया कि तीनों समिति में दोनों हाउस से मिलकर के लोग की समिति बनी होती है। बाकी जो प्राक्कलन समिति है इसमें पहले शुरू में 25 सदस्य होते थे। ठीक है, बाद में इसको बढ़ा करके 30 कर दिया गया है, और 30 सदस्य ये कब बढ़ाया गया है? 1956 में। और ये एकमात्र ऐसी वित्तीय समिति है जिसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D। निजी सदस्य विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? निजी सदस्य का मतलब होता है वह सांसद जो मंत्री नहीं है, बस। और राज्य विधानमंडल में निजी सदस्य का मतलब होता है वह विधायक जो मंत्री नहीं है, बस। तो यह किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है? ऐसा भी कुछ मतलब नहीं है, दोनों में कर सकते हैं। यह किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री नहीं है, अभी मैंने बताया, यही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके लिए मंत्रिमंडल की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, तो ये भी नहीं है। और सामान्यतः यह होता है कि जो शुक्रवार का दिन होता है वो निजी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है, फ्राइडे। ठीक है, और अगर इनको कोई भी बिल लेके आना है तो 1 महीने पहले सूचना देनी होगी इनको, और इसके पारित होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जो सबसे पहला पारित हुआ था वो 1952 में पारित हुआ था, मुस्लिम वक्फ विधेयक पारित हुआ था 1952 में, और अंतिम जो पारित हुआ है वो 1970 में पारित हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 52 में और 70 में, मतलब 70 के बाद आज आ गया 2026, लेकिन ये अंतिम है। और ये कौन सा एक्ट था? तो ये था उच्चतम न्यायालय दांडिक अपीलीय अधिकारिता विस्तारण अधिनियम। तो 1970 के बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 1970 के बाद या पिछले 5 दशक में कोई भी निजी विधेयक पारित नहीं किया गया है, तो ठीक है, नहीं पारित किया गया है। मतलब 52 से लेकर के 70 तक केवल इसी ड्यूरेशन में ही 18 साल ही पास हुए हैं। प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में बताना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रत्यायोजित विधान होता क्या है। सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये पारित किया संसद ने। ठीक है, लेकिन अभी संसद ने जो कुछ भी लिखा उसमें सब कुछ नहीं लिखती हैं, क्योंकि एक्ट के बाद अगर मान लीजिए उसको लागू करवाना है या उससे संबंधित क्षेत्र के अनुसार कोई नियम बनाना है,
तो वह नियम कौन बनाता है? ये तो बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने, मतलब विधायिका ने, चाहे वो संसद हो चाहे वो राज्य विधानमंडल हो। फिर इन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव को, मतलब कार्यपालिका को बोला कि अब आप इसको लागू करने के लिए कोई भी नियम बनाना है। तो वह नियम, विनियम, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो, या उपनियम, कोई अधिसूचना जारी हुई तो वह अधिसूचना हमेशा मंत्री परिषद या मतलब कार्यपालिका करती है। ठीक है, तो प्रत्यायोजित विधान का मतलब होता है कि एक कोई एक्ट पारित करना था वो संसद ने कर दिया, उसके बाद उसको लागू करने के लिए या बाकी उससे संबंधित जो कोई भी नियम कानून बनाने हैं वो उन्होंने किसको सौंप दिया? कार्यपालिका के प्राधिकारियों को सौंप दिया बस। तो अब उस एक्ट के तहत नियम बनाने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका को सौंप दी गई। यही हो गया प्रत्यायोजित विधायन। जैसे संसद मूल कानून बनाती है और कार्यपालिका तकनीकी विवरणों को पूरा करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक से संबंधित कोई एक्ट था, तो एक्ट पार्लियामेंट में पास हो गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए और बहुत सारे नियम बनाने हैं। तो ट्रैफिक रूल में हेलमेट नहीं पहनने पर इतना जुर्माना, या चालान में अलग अलग कंडीशंस में इतना जुर्माना, ये सारा कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है। तो उसको बोलते हैं प्रत्यायोजित विधायन। तो एक तो अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, और दूसरा कोई भी बिल का जो संसद पास करती है, कोई भी एक्ट, ये दोनों चीज़ें प्रत्यायोजित विधायन नहीं होती हैं। उसके अलावा अगर कोई भी कार्यपालिका बना रही है नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, तो ये सब प्रत्यायोजित विधायन के अंतर्गत आती है। इस तरह का हम पीछे एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका अर्थ है विधायिका द्वारा कार्यपालिका को विधि निर्माण की शक्ति का हस्तांतरण। एकदम सही है, जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ वो यही चीज़ है। प्रत्यायोजित विधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे अगर संसद ने कोई एक्ट पारित किया, अगर वह न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है तो उससे संबंधित कोई भी नियम भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हो सकता है। तो ये तो गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए। तो इसका डी हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद से हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं, राज्यपाल को सिंपल सा है, राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए भी हटा सकते हैं। हालांकि 5 साल का कार्यकाल दिया गया है राज्यपाल का, ये दिया गया है आर्टिकल 156 में 5 ईयर का टेन्योर दिया गया है इनका। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति उससे पहले भी कभी भी हटा सकते हैं। तो इनका जो पद होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। तो ये ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, एकदम ठीक है। राज्यपाल को संसद द्वारा नहीं, संसद नहीं हटाती है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं, राज्य विधानमंडल को इतनी पावर कहाँ से दे दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? न्यायिक पुनर्विलोकन का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, इन सब का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, जो आया है केशवानंद भारती का जो डिसीजन आया, उस डिसीजन के बाद और मिनर्वा मिल्स के डिसीजन के बाद अब ये चीज़ हो गई है कि न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हुआ कि संसद ने अगर कोई भी कानून बनाया है तो जो कोर्ट उसकी जांच कर सकती है, ठीक है, रिव्यू कर सकती है, उसी को बोलते हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू को ही न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। ठीक है, कि जुडिशरी जो है इस पर रिव्यू कर सकती है कि क्या ये एक्ट संविधान के अनुरूप है या नहीं है, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढांचा का भाग है। ठीक है, मूल ढांचा का भाग यह है कि न्यायपालिका की यह शक्ति उससे छीनी नहीं जा सकती है। ठीक, तो ये ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली 2। और केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, और 1980 में हुआ था मिनर्वा मिल्स केस। तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा है। तो मूल ढांचा शब्द दिया 1973 में, और इसको न्यायिक पुनर्विलोकन को उसमें शामिल कर लिया मूल ढांचे के तहत 1980 में। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में विचार करना है। कोलोजियम प्रणाली का संविधान में उल्लेख किया गया है? नहीं। देखिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामान्यतः आपको देखेंगे कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें मेनली इसकी स्टोरी यह थी कि जो कोलेजियम प्रणाली होती है, यह होती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जो प्रणाली है उसी को बोलते हैं कोलेजियम प्रणाली। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, एक पॉइंट। दूसरी चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगर
कोलेजियम प्रणाली के संबंध में एक न्यायिक नियुक्ति एक 1999 अमेंडमेंट एक्ट आया था, और उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 2014 में आया था। इसमें इन्होंने एक NJAC न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था इन्होंने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, कमीशन, इसका गठन किया था। और इसमें इन्होंने यह रखा था कि 6 सदस्य होंगे जो मिलकर के राष्ट्रपति को सलाह देंगे और फिर राष्ट्रपति उस हिसाब से नियुक्ति करेंगे। इसमें था कि एक तो CJI प्लस 2 अन्य सीनियर जज, 3 हो गए कहाँ के, जुडिशरी के, 3 ऐसे होंगे जिसमें से एक होगा लॉ मिनिस्टर, ठीक है, और 2 कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक। 50-50 की दोनों को पावर दी गई, लेकिन इसको जो है ये था कि इनकी सलाह के बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल ढांचे का उल्लंघन मानते हुए और इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया, जबकि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं बल्कि यह था कि न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा माना था इन्होंने, ठीक है। और इससे संबंधित जो कोलेजियम प्रणाली है उससे संबंधित अब तक के 3 जजेस केस हो चुके हैं इनके। एक हुआ 1981 में, ठीक है, 1981 में फर्स्ट जजेस केसेस हुआ, फिर 1993 में सेकंड जजेस केस हुआ, 1998 में थर्ड जजेस केस हुआ। सेकंड जजेस केस में इन्होंने बोला था कि जो कोलेजियम है इनका, उसमें एक CJI प्लस 2 अदर सीनियर जज मिलकर के राष्ट्रपति को सलाह देंगे। जो थर्ड जजेस केस हुआ इसमें इन्होंने चेंज करके बोल दिया कि 1 CJI और प्लस 4 सीनियर जजेस मिलकर के राष्ट्रपति को सलाह देंगे। तो अब ये न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या हो गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अब किसके तहत नियुक्ति की जाती है इनकी, कोलेजियम सलाह देता है राष्ट्रपति को और उसके तहत ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो ये संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। और न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। क्यों? क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता को ये खतरा मान रहे थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। UPSC के संदर्भ में बताना है, संविधान में आयोग की सदस्य संख्या निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है, और इसका गठन संसद द्वारा निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? सदस्य संख्या तो निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन इसका गठन संसद द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति को ये पावर है। संविधान संसद को आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें न, ये दोनों ही पावर किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है कि एक तो संख्या निर्धारित करें, दूसरा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करें, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में बताना। परामर्शात्मक मतलब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को जो सलाह देती है उसकी बात हो रही है। इसका प्रयोग अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। और इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। नहीं, ये राष्ट्रपति की पावर है कि वो चाहे तो उनकी सलाह को माने और चाहे तो ना माने, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, ओनली 1। विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन है, ठीक है। कुछ अपवादों के साथ इसकी सदस्य संख्या 520 होगी ना, 520 नहीं है, बल्कि इनका जो अपवाद है उसके साथ इनकी सदस्य संख्या 500 रखी गई है, ठीक है। तो इनकी सदस्य संख्या अपवादों के साथ 500 है। मैक्सिमम 500 होना चाहिए और मिनिमम 60 होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद दिया गया है, ठीक है। तो कुछ अपवादों के साथ इनकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होगी, ठीक है। इसके सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ये ठीक है। कुछ साल पहले तक राज्य विधानसभा में एक सदस्य जो है वो एंग्लो इंडियन नियुक्त होता था, और एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन कर रहा था? राज्यपाल करता था। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, इसलिए अब जितने भी सदस्य हैं वो सारे निर्वाचित होते हैं। इसका आंसर 1, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में डुगोंग संरक्षण के संदर्भ में बताना है। डुगोंग को जो है वो समुद्री गाय भी बोलते हैं, ठीक है। ये समुद्री गाय होती नहीं है, लेकिन समुद्री गाय भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये शाकाहारी होती है, ठीक है। तो इसमें कि डुगांग एक समुद्री स्तनपायी है, ये मैमल्स है जो भारत के उथले तटीय जल क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व पाक खाड़ी में स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी यहीं पर स्थित है। डुगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के अंतर्गत नहीं, आपको देखिए यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो जल्दबाजी में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे
तो ये ध्यान नहीं रह जाएगा कि ये 1 लिखा है कि 2 लिखा है। तो ये अनुसूची 1 के तहत है, ना कि 2 के तहत। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसको मतलब उच्च संरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 एंड 2। भारत में सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। भारत की पहली सेमी कंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग ATMP, वही असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग सुविधा गुजरात के साणंद में स्थापित की गई है। एकदम सही स्टेटमेंट है ये। यह सुविधा माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा 20,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ स्थापित की गई है। तो ये भी ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का केंद्र बिंदु केवल सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करना। अब देखिए, केवल निर्माण करना क्यों रहेगा, मतलब अगर इतना बड़ा मिशन लेके आ रही है गवर्नमेंट, इतना खर्चा कर रही है, तो केवल निर्माण तो उसका उद्देश्य नहीं ही होगा, है ना। बल्कि निर्माण के साथ में डिज़ाइन करना, सामग्री पैकेजिंग करना और स्किल डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स DDIC उन घटकों में शामिल है जिनका निर्माण नोएडा स्थित HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर सुविधा में प्रस्तावित है। तो ये ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल फूड करेंसी पायलट के संदर्भ में बताना है। देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो आपने पढ़ा होगा, बट डिजिटल फूड करेंसी पायलट ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ हो गई। CBDC RBI द्वारा जारी एवं विनियमित की जाती है, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक नाम ही है तो RBI जारी करेगा और रेगुलेट करेगा उसको। डिजिटल फूड करेंसी पायलट खाद्य सब्सिडी वितरण हेतु प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया वॉलेट का उपयोग करता है, ये भी ठीक है। इसका मेनली है कि ये E-रुपीज़ के वॉलेट का उपयोग करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी का वितरण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और लीकेज कम हो जाएगा। तो मतलब डिजिटल फूड करेंसी जो है वो ऐसा नहीं है कि आप जाकर के किसी रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हैं। ये कहाँ यूज़ होगी, गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, ये मेनली जिसको राशन वितरण बोलते हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर इसका यूज होगा। CBDC क्रिप्टो करेंसी की तरह विकेंद्रीकृत है? नहीं, ये विकेंद्रीकृत नहीं है बल्कि केंद्रीकृत है। जैसे जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो विकेंद्रीकृत होती है और बाजार संचालित होती है, मतलब उसका कीमत निर्धारण और बाकी सारी चीज़ों को जो रेगुलेशन है वो बाजार के माध्यम से होता है। बट आप देखिए कि रुपी नोट वगैरह हैं आपके, ये केंद्रीकृत होते हैं, इनका रेगुलेशन कौन देखता है, RBI देखता है। तो ऐसे ही जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो गई वो भी विकेंद्रीकृत ना होकर के वो क्या है, केंद्रीकृत है, ठीक है। उसका रेगुलेशन कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ना कि हर व्यक्ति या मार्केट कर रही है। डिजिटल फूड करेंसी पायलट पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। हाँ ये ठीक है, ये पुडुचेरी, आप जगह ध्यान रखिए कि पुडुचेरी में शुरू किया गया है। आप एक पढ़े हैं क्या, सेमीकंडक्टर गुजरात के साणंद में, और ये देख लीजिए पुडुचेरी में है। ये है डिजिटल फूड करेंसी और इसका क्रियान्वयन मेनली देखिए कौन कौन कर रहा है। अब पुडुचेरी में तो वहाँ की गवर्नमेंट करेगी, प्लस RBI तो करेगा ही क्योंकि करेंसी की बात है, ठीक है। और इसके अलावा एक और कर रहा है PFMS, जिसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और केनरा बैंक। ये आप नाम सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि केनरा बैंक का नाम देगा तो आपको लगेगा SBI हो सकता है, ठीक है। इन सब के कोऑर्डिनेशन से किया जा रहा है। कौन कौन, पुडुचेरी गवर्नमेंट, RBI, ये दो तो करेंगे ही, इसके अलावा PFMS और केनरा बैंक, क्योंकि कोई ना कोई बैंक आएगा तो वो केनरा बैंक करेगा, और PFMS मतलब सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ये सब मिल करके करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन मतलब स्टेट इनोवेशन मिशन के संबंध में बताना है। त्रिपुरा अटल नवाचार मिशन ढांचे के तहत राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। देखिए, एक है AIM, जिसको बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। ये शुरू किया गया है केंद्र स्तर पर, और इसको कौन शुरू किया गया है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है बल्कि नीति आयोग ने शुरू किया है, ठीक है। और त्रिपुरा ने क्या किया है, उसी को फॉलो करते हुए अपने राज्य में, तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया है, स्टेट इनोवेशन मिशन, मतलब राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ करने वाला ये पहला राज्य बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस मिशन का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। बिल्कुल ये उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट है, इस मिशन का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नहीं, इसका कौन कार्यान्वयन देख रहा है? नीति आयोग देखता है। तो ये आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया 1 और 2। ठीक है। और इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नीति आयोग द्वारा 2016 में। ठीक। और इसके प्रमुख घटक हैं, एक है अटल टिंकरिंग लैब है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। ये सारे किसके उद्देश्य हैं? अटल इनोवेशन मिशन के, AIM के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण OTEC द्वारा संचालित विलवणीकरण संयंत्र के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। भारत का पहला, देखिए जहाँ जहाँ पहला आ रहा है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे त्रिपुरा हो गया, फिर क्या हो गया? गुजरात का सानंद हो गया, फिर भारत का पहला पुडुचेरी में क्या किया गया है? फूड वाला किया गया है, फूड करेंसी। और त्रिपुरा में अटल इनोवेशन मिशन का स्टेट इनोवेशन शुरू किया गया। और अब ये क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा संचरण रूपांतरण। ये भारत का पहला OTEC द्वारा संचालित विलवणीकरण संयंत्र कावरत्ती द्वीप पर स्थापित किया गया। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसका विकास राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री जनरली गलत होती हैं, हमेशा नहीं, जनरली गलत होती हैं, बट इस तरह का अगर कोई संस्थान वगैरह देते हैं तो वो मोस्टली सही होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि ये सही होता है तो कहीं गलत हो तो भी सही, नहीं। जनरली वर्ड लगा कि मिनिस्ट्री जनरली गलत और इस तरह के संस्थान जनरली सही होते हैं। OTEC विद्युत उत्पादन के लिए लवणता प्रवणता का उपयोग करता है। तो ये लवणता प्रवणता का उपयोग नहीं करता है, बल्कि क्या होता है कि ऊपर का जो तापमान आप देखेंगे, समुद्र के ऊपर का तापमान गर्म होता है, अंदर का तापमान ठंडा होता है। तो ये जो टेम्परेचर के बीच में गैप होता है ना, वो उसी गैप को यूज करके OTEC काम करता है। मतलब महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण है। ठीक है, तो जो ताप की ऊर्जा है, तापमान वाली ऊर्जा, उसी को रूपांतरण करके, थर्मल एनर्जी है ये। ठीक है, तो ये लवणता से मतलब होगा ही नहीं। लवणता मतलब सैलिनिटी की बात हो गई और ये टेम्परेचर की बात हो रही है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को यूज करता है। ठीक है, और ये मेनली उष्णकटिबंधीय महासागर में सर्वाधिक प्रभावी होता है। लक्षद्वीप को आप देखेंगे, इसकी लोकेशन तो 0 डिग्री के पास है, 0 डिग्री पर नहीं है बट उसके नियर बाई है, तो इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर ऊपर का ज़्यादा और उसके कंपेयर में अंदर सतह का टेम्परेचर कम, काफ़ी कम, तो उसके बीच का जो गैप है वो काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए वहाँ पर कावरत्ती में स्थापित किया गया है। और यह संयंत्र विद्युत और पेयजल दोनों का उत्पादन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आगे जो पेयजल की समस्या हो रही है, इन सबसे हो सकता है निजात मिल जाए कि यह विद्युत उत्पादन तो करेगा ही और अलवणीकरण के माध्यम से पेयजल भी उपलब्ध कराएगा। तो इसलिए इसमें क्या है कि LTTD प्रणाली का निम्न तापीय मतलब लो टेम्परेचर तापीय अलवणीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए इसमें जो है वो लगभग हर दिन 60 से 65 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, इतना, और 1 लाख लीटर हर दिन पेयजल उत्पादित करने की क्षमता है। और यह एक नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा तकनीक है, मतलब बहुत अच्छी तकनीक है। और कहाँ पे किया जा रहा है? कावरत्ती में। इस तरह के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये देश के लिए एक तरह से प्राउडिंग मोमेंट हो जाता है, और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे चल करके इनका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो इसका आंसर 1 to 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय दंत आयोग, टीथ की बात हो रही है, ये के संदर्भ में बताना है कि राष्ट्रीय दंत आयोग, देखिए इसमें क्या बोला है? नेशनल डेंटल कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय दंत आयोग ने भारतीय दंत परिषद का स्थान लिया। ठीक है, पहले भारतीय दंत परिषद होती थी और अब उसकी जगह पे क्या गया है? राष्ट्रीय दंत आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम 2023 के अंतर्गत की गई है। हाँ, पहले इसकी जगह पे एक था, वो था दंत चिकित्सक अधिनियम 1948, और अब उसकी जगह पर क्या आ गया है? राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम। तो ठीक है, ये आयुष मंत्रालय के अधीन काम करता है। नहीं, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने बताया मिनिस्ट्री जनरली गलत होती हैं। राज्यों के लिए दंत परिषदों की स्थापना करना आवश्यक है, एकदम सही है ये,
कि हर राज्य के लिए अनिवार्य हो गया है कि एक दंत परिषद की स्थापना करें, और उसमें आयोग में कौन कौन शामिल होगा, एक अध्यक्ष होंगे, 8 पदेन सदस्य होंगे और 24 अंशकालिक सदस्य होंगे, मतलब बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। तो इसलिए 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। भारत की क्वांटम और एआई यूनिवर्सिटी पहल के संबंध में बताना है कि NIELIT ने अमरावती में परिसर स्थापित करने हेतु तो आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, अगर इनको अमरावती में बनाना है तो ये ऑब्वियस सा है कि आंध्र प्रदेश सरकार के साथ तो एक समझौता करना ही पड़ेगा इनको, है ना, क्योंकि किसी के राज्य में अगर कर रहे हैं तो राज्य सरकार से समझौता करना पड़ेगा। यह यूनिवर्सिटी क्वांटम प्रौद्योगिकियों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा PhD कार्यक्रम प्रदान करेगा। हाँ, तो ये ठीक है, मतलब अगर NIELIT है तो ये अच्छा है, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD इन सब कार्यक्रम को प्रदान करेगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री जनरली गलत होती हैं और इस क्वेश्चन में भी गलत है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग करता है, ना कि MIET करती है, ठीक है। तो SINT विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट करता है, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सत्यापित किया जाने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बना। एकदम सही स्टेटमेंट है ये, और चिली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि विश्व WHO द्वारा इसको जो है एक आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया गया है। और WHO के लिए जो कुष्ठ रोग का उन्मूलन होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर 10,000 की जनसंख्या है उस पर अगर एक या एक से भी कम के मामले आए, प्रसार अगर इतना हो रहा है, तो मान लिया जाएगा कि वहाँ पे कुष्ठ रोग का उन्मूलन हो चुका है। और कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली एक लॉन्ग टर्म का संक्रमण रोग है जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा ये उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये आँख, त्वचा, श्वसन पथ की जो और इन सब को प्रभावित करता है। अगर मतलब इसको लॉन्ग टर्म में इसका उपचार ना किया जाए तो तंत्रिका क्षति, विकलांगता, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, WHO के अनुसार कुष्ठ रोग के उन्मूलन का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यापकता को प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम मामले करना। तो ये ठीक है, प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम मामले अगर है मानक, तो ये इसको मानते हैं कि उन्मूलन हो चुका है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी बोलते हैं। दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्यान रखना है कि कुष्ठ रोग किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। काठ का बैग लेके चल दिए, ठीक है। तो बैग मतलब बैक्टीरिया और काठ का मतलब कुष्ठ रोग। WHO की वैश्विक कुष्ठ रोग रणनीति 2021 से 23 का केंद्र बिंदु केवल कुष्ठ रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। देखिए, इस तरह का जब भी कुछ उद्देश्य होता है, कोई रणनीति लाई जाती है, तो उसमें केवल जैसे शब्द होते नहीं बल्कि बहुत ब्रॉड टर्म में उनका यूज़ किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, केवल कुष्ठ रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम करना। नहीं, क्यों, जब कोई मिशन लाया जाएगा तो केवल मृत्यु दर ही थोड़ी ना कम करेंगे, बल्कि उनका होता है कि संक्रमण भी 0 हो जाए, रोग भी 0 हो जाए और कलंक और भेदभाव ये सब भी खत्म हो जाए। तो 4 गलत हो गया, 4 गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन आपके हट गए। इसका आंसर हो जाएगा ए। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG 2026 के संबंध में बताना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का प्रथम संस्करण छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये ठीक है, छत्तीसगढ़ के 3 शहर हो रहे हैं, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, इन तीनों में आयोजित किया जाएगा। ये इन खेलों में तैराकी और कुश्ती सहित 20 से अधिक पदक वाले खेल शामिल है। तो ये गलत है, बल्कि इसमें क्या है, 7 पदक स्पर्धाएं हैं, ना कि 20, ठीक है। मल्लखंब और कबड्डी को प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया है। तो ये ठीक है, ये दोनों चीज़ों को शामिल किया गया है। और इसका आधिकारिक शुभंकर मोरवीर था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 के संबंध में बताना है। यह रिपोर्ट भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की क्षमता एवं प्रदर्शन का आकलन करने हेतु उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको आप डिनाई कर सकें।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि महामारी के बाद निस्तारण दर में सुधार के कारण 2020 से 24 के बीच उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों की कुल संख्या में कमी आई है। देखिए नॉर्मली हमको यही लगेगा कि अगर इस तरह की रिपोर्ट आई है तो कमी आई होगी, बट ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है कि इसमें कमी नहीं आई है बल्कि वृद्धि हुई है। जो लंबित मामले हैं वो अब बढ़ गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और ये गलत हो गया। और ये थोड़ा सा भारत के लिए चिंतनीय विषय रहा है कि उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट जो 2026 आई है उसमें पता चला है कि ये उजागर हुआ है कि लंबित मामले जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए, मतलब 21% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, और इसमें 11 संकेतक हैं और 5 विषय पर ये रिपोर्ट देते हैं। बजट, अवसंरचना, मानव संसाधन, कार्यभार और विविधता पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड, नेशनल शिपिंग बोर्ड के संबंध में बताना है। यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, यह पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये ठीक है। अब देखिए शिपिंग की बात हो रही है तो शिपिंग की और कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? पत्तन, पोत, परिवहन, ये मिनिस्ट्री तो होनी ही होनी है ना। अब इसमें जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दे दिया तो सोचने वाली बात है। तो वही मैंने बोला जनरली गलत होती है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह गलत होती है। बोर्ड में संसद द्वारा निर्वाचित 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 राज्यसभा तथा 2 लोकसभा। देखिए अगर ये आपको नहीं भी पता है तो भी आप एक बार सोचिएगा, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? टोटल है 552। ठीक है, 550 मान लो, कुछ भी मान लो आप। राज्यसभा में कितने हैं? 250। राज्यसभा में लोकसभा के आधे से भी कम मेंबर हैं, तो 4 सदस्य राज्यसभा से और 2 सदस्य लोकसभा से लेने का कोई लॉजिक बन रहा है? जहाँ सदस्य ज़्यादा हैं वहाँ से लिए भी ज़्यादा जाएंगे 4 सदस्य, जहाँ कम है वहाँ से 2 सदस्य लिए जाएंगे, तो एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व नज़र भी आए। तो ये स्टेटमेंट नहीं भी पता तो भी आप इसको गलत कर सकते हैं, और 3 हटा दीजिए तो आपका आंसर आ गया ए। कभी कभी क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व करने पे भी सही आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है ALH-MK3 तथा स्टिल मिसाइल प्रणाली के संबंध में बताना है कि ALH-MK3 समुद्री भूमिका, हेलीकॉप्टर, तट आधारित हवाई अड्डों तथा समुद्रों में जहाज़ों दोनों में संचालन करने में सक्षम है। ये स्टेटमेंट ठीक है। इसमें 6 स्वदेशी ALH-MK3 शामिल हैं और भारतीय नौसेना के लिए वर्टिकल लॉन्च स्टिल मिसाइलें शामिल हैं इसमें, तो ठीक है। ये ALH-MK3 हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण हेतु अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट खरीद श्रेणी के अंतर्गत HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किया गया है, तो ये भी ठीक है। इसमें HAL बेंगलुरु के साथ बाई श्रेणी के अंतर्गत हस्ताक्षर हुआ है ये। और स्टिल मिसाइल एक सतह से सतह इस तरह में जब भी होता है तो इसमें सबसे आसान होता है गलत करना, वो इन जगहों पे होता है, क्योंकि कंपनी का नाम कोई दूसरा ढूंढेगा एग्जामिनर तो गलत करेगा। ठीक है, बट सतह से सतह नहीं होगा, बल्कि क्या है, सतह से हवा में है, तो यही गलत हो गया। मतलब अगर इसमें एक गलत स्टेटमेंट आपको बनाना हो तो सबसे आसान है आपके लिए क्या, इसी को आप चेंज कर दो, सतह से सतह को जो है मतलब सतह से हवा को जो होनी चाहिए थी वो सतह से सतह आप चेंज कर दो। जिसमें मुख्यतः थल युद्ध अभियानों के लिए विकसित किया गया है, तो बल्कि इसके लिए नहीं किया गया है थल युद्ध अभियान, क्योंकि इसमें है सतह से हवा में जो समुद्री युद्ध परिवेश में तीव्र प्रतिक्रिया तथा सभी मौसम में लक्ष्य भेदन कर सकती है, ये इसका उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित नारियल संवर्धन योजना के संबंध में बताना है। इस योजना का उद्देश्य पुराने तथा अल्प उत्पादक नारियल उद्यानों का कायाकल्प करना, ठीक है, जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब देखिए नारियल संवर्धन योजना है तो ऑब्वियस है कि इसमें क्या उद्देश्य होगा कि इसके उत्पादकता को बढ़ावा देना, बीज अगर कुछ ऐसे हैं तो उनको प्रतिस्थापित करना, रोग हैं अगर रोग प्रतिरोधी किस्में हैं तो उनको हटाना, इस तरह से मतलब उनका कुल मिला के कायाकल्प करना, ठीक है, और उत्पादन बढ़ाना। इस योजना को प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से लागू किए जाने का प्रस्ताव है, ठीक है, मतलब नारियल विकास बोर्ड ही तो इसको विकसित करेगा। तो यह मेनली किन राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, इसको बोलेंगे आप KTK और आंध्रा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इन 5 राज्यों में है, तो आपका केरल, ये ऐसे अगर मैप बनाएं तो ये हो गया केरल,
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, 4 तो यही हो गए और 1 चला जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्रेविटी बमों के संबंध में बताना है। ग्रेविटी बम ऐतिहासिक रूप से फ्री फॉल बम के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेविटी का मतलब यही है कि अगर किसी चीज़ को फ्री फॉल कर दिया जाए तो वो ज़मीन पे आ जाएगी, तो ये फ्री फॉल बम के रूप में जाने जाते हैं। क्रूज मिसाइल की तरह ग्रेविटी बम भी संचालित आयुध होते हैं तथा इनमें आंतरिक इंजन या प्रणोदन प्रणाली होती है। तो ये चीज़ गलत है इसमें। क्रूज मिसाइल की तरह ग्रेविटी बम आयुध होते हैं, इसमें आंतरिक इंजन या प्रणोदन प्रणाली नहीं होती, बल्कि इसको फ्री फॉल किया जाता है कि इसमें कोई भी आंतरिक इंजन जैसी चीज़ नहीं होती है। बस ये मेनली गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये लक्ष्य की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। छोड़े जाने के बाद ग्रेविटी बम का प्रक्षेप पथ गुरुत्वाकर्षण तथा वायु गतिकी के अतिरिक्त सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से भी प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित देखिए कोई किसी भी चीज़ से हो सकता है। अब ग्रेविटी बम है तो गुरुत्वाकर्षण से तो होगा ही, इनका जो प्रक्षेप पथ है जहाँ ये फेंके गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी तो होगा ही, वायु गतिकी से भी होगा जिसको एरोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से भी प्रभावित होगा, तो हो सकता है प्रभावित। ऑप्शन बी 2 गलत है, बाकी सही है। अब देखिए 2 हटा दीजिए तो आंसर आ गया सी। हाल ही में डार्क ऑक्सीजन शब्द की बात हो रही है, तो मेनली देखिए डार्क ऑक्सीजन क्या हुई है कि समुद्र की गहराई में, प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर खोज की गई है इसकी। तो क्या इससे हम इस आंसर को तक पहुंच सकते हैं? यह वह ऑक्सीजन है जो महासागरीय विवर्तनिक प्लेटों की क्रिस्टलीय संरचना के भीतर फंसी है। नहीं, गहरे समुद्र की बात हो रही, 4000 मीटर गहरे समुद्र में पाई गई है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से उसको क्या बोला जा रहा है कि, और जो सामान्य ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वो प्रकाश संश्लेषण से होता है। तो अगर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो वहाँ की जो ऑक्सीजन है वो डार्क ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो देखिए यह उस ऑक्सीजन को संदर्भित करता है जो गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स द्वारा जल के विद्युत रासायनिक अपघटन से उत्पन्न होती है। क्या ये ठीक है? गहरे समुद्र की बात हो रही तो ठीक है, यह आंसर सही हो जाएगा। यह ऑक्सीजन का एक अत्यधिक अभिक्रियाशील रूप है। हाँ ठीक है, जो पृथ्वी के तापमंडल में पाया जाता है, अरोरा बोरियोलिस में योगदान देता नहीं, इसका ऐसा कोई संबंध नहीं। ये मेनली डीप सी में पाई जाती है बस, और अरोरा बोरियोलिस से कोई मतलब नहीं है। यह वह ऑक्सीजन है जो महासागर के डेड जोन में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान अवायवीय जीवों द्वारा मुक्त की जाती नहीं। कुल मिलाकर डेड ऑक्सीजन का सीधा सा मतलब यह है कि गहरे समुद्री पर्यावरण में उत्पन्न होती है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जबकि सामान्य जो ऑक्सीजन होती है वो उसका उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। ठीक है, तो सामान्य ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से बनती है, लेकिन जो डेड ऑक्सीजन होती है, डार्क ऑक्सीजन, वो बिना प्रकाश संश्लेषण के बनती है बस। इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन, I4N पहल के संबंध में बताना है। इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन पोषण संबंधी ज्ञान और संसाधनों के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में काम करता है। देखिए न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो ये ऑब्वियस सा है कि पोषण संबंधी ज्ञान तक तो बात होगी ही। यह मंच पोषण 2.0 से जुड़े व्यापक सामाजिक आंदोलन और व्यवसायों के बीच एक सेतु का काम करता है। ठीक है, कि पोषण 2.0 से संबंधित ये काम कर रहा है। तो यह मेनली क्या हुआ था इसमें कि 5 मार्च 2026 को पोषण एवं स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया, जिसमें नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके जो एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, आकांक्षी जिले हैं वहाँ पे, और आकांक्षी ब्लॉकों में एक साइन किया। ठीक है, और उसमें यही था कि I4N को एक केंद्रीय मंच के रूप में काम किया, और ये पोषण 2.0 जो है के अंतर्गत पोषण संबंधी आंदोलन से जोड़ेगी, जिसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण परिणाम में सुधार करना इसका उद्देश्य है। और इसमें एक ACE कार्ड भी है। ACE कार्ड पहल को भी शामिल करता है, जिसका उद्देश्य भी पोषण साक्षरता, व्यवहार परिवर्तन, स्वास्थ्य आहार, इन सब से संबंधित आदतों को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर के इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन का उद्देश्य क्या है? 2 चीज़ें इसमें, यूनिसेफ और नीति आयोग, इन दोनों ने मिल करके आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक में
काम करने का उद्देश्य क्या है, जिससे पोषण संबंधी सुधार हो सके, और मेनली किसमें, महिलाओं और बच्चों में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अल्प पोषण की बात आती है वो महिलाएं और बच्चे ही रहते हैं उसमें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संबंध में बताना है। यह एक सामान्य यौन संचरित संक्रमण है जो सर्वाइकल तथा अन्य कैंसर का कारण बनता है। एकदम ठीक है ये। इसमें कैंसर संबंधित वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है इसको, जिसमें जीवित वायरस या वायरल डीएनए नहीं होता, ठीक है। ये एचपीवी के टाइप 16 और 18 को उच्च जोखिम वाले स्ट्रेन माना जाता है। ध्यान रखना है, 16 और 18 इसके जो है वो उच्च जोखिम वाले स्ट्रेन है, जो सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों के जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। भारत की वैश्विक सर्वाइकल कैंसर मौतों में 25% हिस्सेदारी है, जिसमें विश्व भर में इस बीमारी से प्रभावित हर 5वीं महिला भारत की है। मतलब जो बीमारी से जो प्रभावित है उसमें 5 में से हर एक महिला भारत की है, और जो मौत हो रही है उसमें 25% भारत का है। मतलब हर 4 मौतों में से एक मौत जो है वो भारत की है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये मेनली 16 और 18 हमको ध्यान रखना है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे खतरनाक है, इसलिए ये आ सकता है एग्जाम में। और जो 25% का फैक्ट याद रखना है, और विश्व स्तर पर 70, ये जो 16 और 18 है विश्व स्तर पर 70% सर्वाइकल कैंसर के लिए उत्तरदायी है, और भारत में 80% सर्वाइकल कैंसर के लिए ये टाइप 16 और 18 है, रोल है इनका। BO चिदम्बरनार बंदरगाह पर शुरू की गई डिजिटल ट्विन पहल के संबंध में बताना है। यह बंदरगाह डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया, ठीक है। फिर वही पहला, और कौन सा बंदरगाह है, BO चिदम्बरनार बंदरगाह। डिजिटल ट्विन क्या होता है, एक भौतिक वस्तु या प्रणाली का आभासी प्रतिरूप होता है, जो रियल टाइम में डेटा का यूज करके उसकी परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो डिजिटल ट्विन रियल टाइम में डेटा का उपयोग करके किसी भौतिक वस्तु या प्रणाली का रियल टाइम में आभासी वर्चुअल प्रतिरूप बताता है, ठीक है। नाम ही इसीलिए इसका डिजिटल ट्विन है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इस प्लेटफॉर्म पे IoT सेंसर, जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, GPS ट्रैकिंग, लिडार मैपिंग, ड्रोन इमेजिंग, CCTV, इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। व्हाइट फैट और ब्राउन फैट के संदर्भ में बताना है। व्हाइट फैट क्या होता है, मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है, जबकि ब्राउन फैट ऊर्जा को बर्न कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है इसमें। मतलब 2 तरह के फैट हैं, जो एक है व्हाइट फैट और दूसरा है ब्राउन फैट। ये भविष्य में वजन घटाने संबंधी उपचार के लिए एक संभावित लक्ष्य बन सकती है। मतलब अभी ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा हो गया है, बन सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो व्हाइट फैट है वो जो एडल्ट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फैट है, जो मुख्यतः ट्राइग्लिसराइड के रूप में ऊर्जा का भंडारण करती है। जो ये बोलना है कि व्हाइट फैट ट्राइग्लिसराइड के रूप में ऊर्जा का भंडारण करती है, ठीक है। और जबकि जो ब्राउन फैट है वो कैलोरी को जलाती है और रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। जो ब्राउन फैट है वो ठंडे वातावरण में के संपर्क में आने पर शरीर की ऊष्मा नियमन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सक्रिय हो जाती है। तो ये ठीक है कि ब्राउन फैट स्वाभाविक रूप से ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाती है, ठीक। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके, और आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ज्ञान भारतम मिशन और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के संबंध में कथन बताना है। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का उद्देश्य पूरे भारत में पांडुलिपि भंडारों की एक जियो टैगिंग, एक टैग राष्ट्रीय सूची तैयार करना, ठीक है। जो ज्ञान भारतम मिशन है वो मेनली संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य वही है कि जितने भी जिले और राज्यों में जो भी स्थित पांडुलिपि भंडार हैं उनका जियो टैग करना है, और कुल मिलाकर के एक नेशनल लिस्ट तैयार करना है कि जिससे पांडुलिपियों को एक जगह पर लाया जा सके ऑनलाइन, ठीक है। और ज्ञान भारतम मिशन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत की पांडुलिपि विरासत का संरक्षण करना, डिजिटलाइजेशन करना, उनको लिस्ट बनाना, लिस्टिंग करना, फिर उनका प्रसार करना। मतलब कुल मिलाकर के पांडुलिपियों को जो है उसको संग्रहित किया जा रहा है और संरक्षित किया जा रहा है। यह
यह मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने का प्रयास है। ठीक है, कि पांडुलिपि जो इधर उधर बिखरी हुई हैं उनको एक जगह पे संरक्षित करना और फिर उनको डिजिटलाइज करना, ये है। जैसे कि आप एक ऐप के थ्रू सारी पांडुलिपियों को पा सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, तो इसका हो जाएगा C, A एंड B दोनों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।